वह अपने छोटे भाई के जन्मदिन मनाने के लिए जरूरी सामान के बंदोबस्त में घर से बाहर गया था। लेकिन जब लौटा तो न वह भाई जिंदा था, न माँ बाप जिंदा थे और न माँ जिंदा थी। दोनों बहनें भी मर चुकी थी। 9 बीघा जमीन के लिए हुआ था यह खून खराबा। आज पूरा देश इस घटना से अनजान नहीं है। 6 हत्याएं हुई हैं। भेड़ बकरियों की तरह लोग काट दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है देवरिया और इसका कोतवाली, रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है फतेहपुर। अहिंसा के पुजारी का जन्मदिन 2 अक्टूबर साल 2023 सुबह के 6 बजे के आसपास का समय अभयपुर गांव का प्रेमचंद यादव अपना खेत देखने के लिए मोटरसाइकिल से आता है। उसके खेत में एक पेड़ रात को गिरा हुआ था और उसे किसी ने बताया था कि तुम्हारे खेत में एक सागौन का पेड़ गिरा हुआ है। अपनी बाइक वह एक घर के सामने खड़ा करता है और अपने खेत में जाता है। जब घर का मालिक देखता है कि हमारे घर के आगे किसी का मोटरसाइकिल खड़ा है तो वह नाराज़ हो जाता है और इस बात पर एतराज़ करता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी हमारे घर के सामने से अपनी मोटरसाइकिल हटा लो। फिर जो प्रेमचंद है यादव, वह भी कुछ गर्म हो जाता है और कहता है कि यह हमने सड़क पर खड़ा किया है, तुम्हारे घर के ज़मीन में नहीं खड़ा किया है। अब दोनों गर्म हो जाते हैं और यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। घर का जो मालिक था सत्य प्रकाश दुबे, वह काफ़ी उत्तेजना में आ जाता है और तब उसके जो ये प्रेमचंद यादव है वह भी उत्तेजना में आकर और उसे मारने लगता है। सत्य प्रकाश की पत्नी जब शोर शराबा सुनती है तो अभी दौड़ी हुई आती है, देखती है तो हमारे पति को ये मार रहा है प्रेमचंद यादव, और वह घर में जाती है और एक दराती लेकर अपनी बेटी के साथ आती है और तब प्रेमचंद उन दोनों माँ बेटी के साथ भी बदतमीजी से पेश आता है और फिर गुस्से में आकर दोनों माँ बेटी, सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी और उनकी बेटी, उस दराती से प्रेमचंद के ऊपर हमला कर देती है और कुछ देर के बाद प्रेमचंद यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। मौत की यह खबर पूरे गांव में आग की तरह जब फैल जाती है तो यह खबर पहुंचते पहुंचते अभयपुर टोला में भी पहुंच जाती है और वहां से फिर शुरू होता है मौत का तांडव। प्रेमचंद यादव के परिवार के लगभग 25-30 लोग हाथों में लाठी, डंडा, बंदूक और धारदार हथियार लेकर के दौड़े हुए आते हैं और इस घर पर, सत्य प्रकाश दुबे के घर पर हमला बोल देते हैं। लोहे का दरवाज़ा तोड़ा जाता है और जो मिलता है सत्य प्रकाश दुबे को मारा जाता है और इतना मारा जाता है कि वह मर जाते हैं। उनकी जो पत्नी थी किरण, उनको भी मारा जाता है, उनकी भी मौत हो जाती है। और दो बेटियां, 2 बेटे घर को अंदर से बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी
दरवाज़ा तोड़कर उन्हें मारा जाता है। बड़ी बेटी जो होती है उनकी सलोनी, उसको भी मारा जाता है। और दूसरी बेटी होती है नंदिनी, उसको, और बेटा होता है गांधी, उसको भी मारा जाता है। और अनमोल को लाठी डंडों से इतना पीटा जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। और फिर मारने के बाद गोलियां चलती हैं, लगातार गोलियां चलती हैं, और यह खून खराबा लगभग 25-30 मिनट तक चलता रहता है। और फिर प्रेमचंद के परिवार के लोग प्रेमचंद यादव की लाश को लेकर बड़े आराम से अपने घर चले जाते हैं। उधर एक मौत हुई थी और इधर 6 आदमी मारे गए थे। इस मंजर को देखकर सारे घर के दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। जितने घर के आसपास, उस घर के आसपास जितने दरवाजे थे, जितने मकान थे, सभी लोग बंद कर लेते हैं अपने अपने घरों को, और खिड़की के शीशों से झांकते हैं। कोई छत से झांक रहा है, लेकिन सामने कोई नहीं आता। मनमर्जी होती है और मनमर्जी करने वाले अपनी मर्जी से आते हैं और मार कर चले जाते हैं। कोई सामने नहीं आया था। फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है कि लहरा टोला में 5 आदमियों का खून हो गया है। और अभयपुर के प्रेमचंद यादव जो जिला पंचायत सदस्य भी थे, उनकी भी हत्या हो चुकी है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का घटना स्थल पर आना शुरू हो जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी अपने अधिकारीगण को घटना की उस मुआयना करने के लिए भेजते हैं हेलीकॉप्टर से। वहाँ जब अधिकारी लोग आते हैं तो 5 लाशें वहाँ पड़ी हुई थी। पहली लाश थी सत्यप्रकाश दुबे की, जिनकी उम्र 50 साल थी। दूसरी लाश किरण की, सत्यप्रकाश की पत्नी किरण, 48 वर्ष। तीसरी लाश नंदिनी, 8 वर्ष। चौथी लाश गांधी की, सत्यप्रकाश दुबे के बेटे की, 14 साल। और बड़ी बेटी सलोनी, 18 साल। अनमोल जिंदा था, उसे चोट तो आई थी, वह बेहोश था। लेकिन जब अधिकारीगण उसके नब्ज को टटोल रहे थे तो उसकी नब्ज मध्यम चाल से चल रही थी। फिर अनमोल को देवरिया मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है, और फिर वहां से उसकी हालत को देखते हुए उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रिफ़र कर दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी ने जाकर उस बच्चे को देखा, उससे बात किया, उसे ढाढ़स बंधाया। सत्यप्रकाश का बड़ा बेटा देवेश, जो कथावाचक है ना, जगह जगह जा कर के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं इसी धंधे से, ना कथावाचक हैं। वह बलिया में कथा बाँचने के लिए चले गए थे सुबह को ही, और जब रात को लौटते हैं, घर आते हैं, तो पता चलता है कि उसका पूरा परिवार मौत की आगोश में समा चुका है। वह पुलिस वालों को बताते हैं, देवेश, कि आज हमारे भाई का, गांधी का जन्मदिन था और मैं उसके लिए तोहफा लाया था, देने वाला था उसे। अब इन 5 लाशों का पोस्टमार्टम होता है, और पोस्टमार्टम के बाद 5 लाशें देवेश को सौंप दी जाती हैं। वे 5 लाशों का दाह संस्कार करते हैं। उनकी बड़ी जो बहन थी शोभिता, उसकी शादी हो चुकी थी। सत्यप्रकाश दुबे की बड़ी जो बेटी थी शोभिता, उसकी शादी हो चुकी थी, वह शादीशुदा थी। शोभिता ने ही पुलिस को सारी कहानी बताई थी कि इसके पीछे की जो कहानी है वह शोभिता ने
पुलिस को बताया था। यह कहानी 2008 से शुरू होती है। जनार्दन दुबे के 3 बेटे थे, ओम प्रकाश, सत्य प्रकाश और ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु। ज्ञान प्रकाश का नाम साधु भी था। 2009 में ओम प्रकाश दुबे की मौत हो जाती है। जनार्दन दुबे की 18 बीघा ज़मीन के अब 2 हकदार बन जाते हैं। पहले 3 हकदार थे, एक भाई का देहांत हो गया, अब 2 हकदार बन जाते हैं, सत्य प्रकाश और ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश गुजरात में नौकरी करते हैं और दोनों भाइयों में पहल पटरी बैठती नहीं है, आपस में जमती नहीं है। फलस्वरूप ज्ञान प्रकाश जो हैं वह अपने गांव के एक प्रेमचंद यादव जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, अपनी ज़मीन 2014 में उनको 9 बीघा ज़मीन बेच दिया था प्रेमचंद यादव के हाथ से। और दूसरी कहानी यह है कि साधु यादव ने, वही ज्ञान प्रकाश यादव ने अपनी ज़मीन 2.5 लाख में गिरवी रखा था किसी दूसरे के हाथ में, और वह उसे छुड़ा पाने में असमर्थता दिखा रहे थे। वह उतनी पूंजी इकट्ठी नहीं कर पा रहे थे कि खेत को गिरवी से छुड़ा लिया जाए। और तब फिर प्रेमचंद यादव ने 2.5 लाख रुपया उनको दे करके और उस ज़मीन पर अपना कब्जा जमा लिया और साल 2014 में धोखे से ज़मीन अपने नाम करवा लेता है। सत्यप्रकाश दुबे की जो बड़ी बेटी है शोभिता, वह कहती है कि हमारे चाचा को उन लोगों ने अगवा करके और तब वह खेत अपने नाम से लिखवा लिया था। खैर जो भी हो, इसी बात को लेकर सत्यप्रकाश और प्रेमचंद में विवाद होता रहता था। सत्यप्रकाश का कहना था कि इस आदमी ने हमारे भाई को बहला फुसला कर या उसका अपहरण करके जैसे भी खेत अपने नाम से लिखवा लिया था। सत्यप्रकाश लगातार प्रशासन से भी यह मांग कर रहे थे कि प्रेमचंद का जो मकान बना हुआ है वह ग्राम पंचायत की ज़मीन पर बना हुआ है और वह उस पर भी और हमारे ज़मीन पर भी कब्जा जमा करके बैठा है। अब ज्ञान प्रकाश दुबे का ज़मीन जो धोखे से लिखवा लिया था, ऐसा उनका आरोप था। लेकिन प्रशासन की तरफ से उसे सत्यप्रकाश दुबे को कोई रास्ता नहीं मिला, कोई आश्वासन भी नहीं मिला। प्रेमचंद ने इस बात के लिए उसे कई बार धमकी भी दिया था कि तुम बहुत छेड़छाड़ कर रहे हो या बहुत दौड़ धूप कर रहे हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और फिर 2 अक्टूबर साल 2023 की वह मनहूस घड़ी भी आई जब प्रेमचंद सत्यप्रकाश के घर के आगे बाइक लगाता है और सत्यप्रकाश इस बात का एतराज़ करता है और कहता है कि बाइक हमारे दरवाजे से हटाकर जहां मर्जी वहां लगाओ। और फिर शुरू होता है हत्याओं का सिलसिला। 6 हत्याएं 15, 20, 25 मिनट के अंदर लाशें बिछ जाती हैं। इस केस में 16 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और बाकी अभी होनी है। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सज़ा दी जाए। और प्रेमचंद की जो बिल्डिंग बनी है वह भी ग्राम पंचायत की ज़मीन पर बनी है। हो सकता है कि बुलडोज़र बाबा की सेवा भी इसमें ली जा सकती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी देवरिया की, जो पूरे देश में आग की तरह यह फैला हुआ है, यह खून खराबे का समाचार।
तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।